हेलो साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। दोस्तों, इन तीनों टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी क्लासेस हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से चलाई जाती है साथियों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, तीनों को अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर आप यूपीपीसीएल, जेईई, डीआरडीओ, इसरो, बार्ग, एनपीसीआईएल, रेलवे, जेईई, इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आप डेली प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करिए और नोट्स तैयार करिए, और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, आप टेंशन मुक्त होकर एग्ज़ाम दीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है पहला, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें पहला टॉपिक है कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग क्या होता है पहले इसको समझेंगे। कंपाउंडिंग को आप हेडिंग डाल कर नोट करिए कि कंपाउंडिंग क्या होता है, उसको मैं बताता हूँ। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा टेक्निक है, कंपाउंडिंग एक ऐसा टेक्निक है कि हम किसी भी सिग्नल को ट्रांसमीटर साइड में कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं उसको, यानी उसकी जो है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड है, उसको अच्छे तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, और रिसीवर एंड पे उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे इसीलिए कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इतना चीज़ तो आपने समझ लिया होगा कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। सीधी सीधी बात, कंपाउंडिंग, व्हाट इज कंपाउंडिंग? तो कंपाउंडिंग इज, हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से, कंपाउंडिंग इज कंप्रेशन ऑफ सिग्नल at transmitter end and expansion of signal at receiver end। पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कंपाउंडिंग कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि पहला होता है म्यू लॉ कंपाउंडिंग, और दूसरा होता है ए लॉ कंपाउंडिंग। क्या होता है? देखिए, कुछ जो पॉइंट है वो ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्त, ये चीज़ें आप नहीं पढ़ते हैं तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया, नहीं, वो सिलेबस से ही आता है, बट आप उसके टच में नहीं रहते हैं या उसको टफ समझकर उसे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को नोट करिए, आप घबराइए नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी क्लास के लास्ट तक दोस्तों। तो हमने क्या बताया आपको कि जो कंपाउंडिंग है वो 2 टाइप के होते हैं, एक म्यू कंपाउंडिंग और ए लॉ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कंपाउंडिंग का इस्तेमाल हम करते हैं ट्रांसमीटर साइड में सिग्नल को कंप्रेस करने के लिए, एंड एक्सपेंस करते हैं हम लोग रिसीवर साइड में। ठीक है दोस्तों, और ये 2 प्रकार का होता है, म्यू लॉ और ए लॉ कंपाउंडिंग। ठीक है, इतना समझ गए, इतना ही समझना था दोस्तों। अब हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ भी समझते हैं। ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, ये तो नोट कर लिया आपने, बट इसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से पूछता है वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, कंपाउंडिंग इज डन टू अवॉइड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। क्या कंपाउंडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंपाउंडिंग इज डन टू अवॉइड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन ऑफ चैनल। ये क्या कह दिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हम पहली बात तो कंपाउंडिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी? तो कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ी है क्यों? अवॉइड करने के लिए। क्या? नॉन लीनियर जो डिस्टॉर्शन होता है उससे बचने के लिए। कौन से डिस्टॉर्शन होता है? नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जब होता है तो उसी से बचने के लिए, उसी से क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, पॉइंट क्लियर। और आगे पॉइंट क्या कह रहा है
आगे ये कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कंपेंडिंग इज वाइडली यूज इन टेलीफोन सिस्टम। बस इतना ही, जितना इंपॉर्टेंट मैं उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा डीपली ले जाने के बाद आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम अच्छे तरीके से वही पॉइंट बता रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कंपेंडिंग जो है वो ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, तो क्या बताएंगे आप, कंपेंडिंग जो यूज किया जाता है वो टेलीफोन सिस्टम में यूज किया जाता है। कहाँ? टेलीफोन सिस्टम में कंपेंडिंग की इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। और कंपेंडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एवॉइड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। दो चीज़ें क्लियर, पहला चीज़ यहाँ से और दूसरा चीज़ यहाँ से, और इसके पीछे कितने टाइप करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, वो समझने के लिए काफ़ी है और क्वेश्चन के लिए जी क्लियर। कम्युनिकेशन में कंपेंडिंग होता है, अगर किसी अपने साथ वाले से पूछ लीजिए वो देखिए वो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है जो लोग छोड़ देते हैं, उसके टच में नहीं आते हैं। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए मैं इसको लेके आया आपके सामने, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या कह रहा है? डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। कह रहा है व्हेन द सैंपल ऑफ ए सिग्नल आर हाईली कोरिलेटेड then we go for DPCM in order to save bandwidth or using the same bandwidth at the higher data rate। तो इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया है कि DPCM पहले फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, नोट करिए। DPCM का फुल फॉर्म क्या होता है? DPCM, ये है DPCM का फुल फॉर्म, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एक तो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्या पूछेगा। दूसरा पॉइंट पूछेगा कि DPCM का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, एडवांटेज में पूछ सकता है। तो पूछेगा कि सेव बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ की बचत के लिए सेव बैंडविड्थ, BW से बैंडविड्थ होता है शॉर्टकट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते हैं ये शॉर्टकट। तो बैंडविड्थ को क्या BW से होता है। तो DPCM का इस्तेमाल हम मोस्टली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि DPCM इन ऑर्डर टू सेव बैंडविड्थ। ठीक है, हाई रेट पर भी वो सेम बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखा, हाई बैंडविड्थ पर भी सेम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं, हाई रेट पर भी। और इसका मतलब ये है कि ये बैंडविड्थ को सेव करता है, बैंडविड्थ कम बैंडविड्थ पर ही ये कार्य करता है मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। DPCM के बारे में आपने कुछ समझा, कुछ क्लियर हुआ, कुछ तो बताइए। हाँ क्लियर हुआ, DPCM के बारे में ये क्लियर हुआ, उसका फुल फॉर्म क्लियर हुआ। और दूसरा क्या क्लियर हुआ कि दूसरा ये कि वह बैंडविड्थ सेव करता है। बैंडविड्थ की सेविंग के लिए, बचत के लिए हम DPCM का इस्तेमाल करते हैं, उसका मेन एडवांटेज है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी क्वेश्चन टॉपिक को मैंने उठाया है। इन DPCM प्रिंसिपल यूज्ड इन प्रेडिक्शन। कह रहा है DPCM किस प्रिंसिपल काम करता है? प्रेडिक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन DPCM प्रिंसिपल में क्या यूज करते हैं? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब समझते हैं इसकी हिंदी? इसका मतलब ये है कि प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि बचाव। क्या? बचाव। DPCM का इस्तेमाल करते हैं, वही डायरेक्टली व इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मतलब बैंडविड्थ को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना चीज़ है, नोट करते जाइएगा, ये चीज़ लाइनें नोट करते जाइएगा। ये लाइन डायरेक्ट पूछ देगा DPCM प्रिंसिपल पे क्या होता है, तो DPCM प्रिंसिपल में यूज्ड इन प्रेडिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डेल्टा मॉड्यूलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, स्टाइल लगाइए। कह रहा है डेल्टा मॉड्यूलेशन इज स्पेशल केस ऑफ DPCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसी लाइन को ही नोट कर लीजिए, ये एक क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? ये डेल्टा मॉड्यूलेशन इज स्पेशल केस ऑफ DPCM। अब बताइए कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो जो DM है, ये DM साहब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर नहीं, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक की लैंग्वेज में क्या होता है? DM। इसका जो है ये क्या है? ये एक स्पेशल केस है DPCM का। DPCM का स्पेशल केस डेल्टा मॉड्यूलेशन है। क्लियर? यानी कि DPCM ही डेल्टा मॉड्यूलेशन है, बट वो स्पेशल कंडीशन पे। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, पक्का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा डेल्टा मॉड्यूलेशन
किसका रूप है, किसका केस है, किसका भाग है, किस तरह का है, तो आप बताएंगे DPCM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है इट इज कॉल्ड 1 बिट DPCM। अब लीजिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया, बनाइए स्टार फटाफट, नोट करिए। डेल्टा मॉड्यूलेशन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे नोट करिए। आप नोट करेंगे तभी आपको डाउट क्लियर होगा। आपको ये नहीं समझना डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है, कैसे है, एकदम डीपली घुस के। बस ये है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन हमें आपको आना ही चाहिए किसी हाल में। बस उसी चीज़ को नोट करिए। ये क्वेश्चन बन गया कि डेल्टा मॉड्यूलेशन को क्या कहते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या कहते हैं, बोलते हैं 1 बिट, क्या बोलते हैं, 1 बिट DPCM बोलते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन को। डायरेक्टली पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। दोस्तों हम लोगों ने DPCM पढ़ा, DM डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। हम ये तीनों पॉइंट, हम लोग 4 पॉइंट पढ़े, कंपाउंडिंग भी पढ़ा, तो चौथा पॉइंट है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। दोस्तों हमें इन पॉइंटों को लाने की क्या जरूरत होती है, हम इन पॉइंटों को इसलिए लाए हैं ताकि इनसे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप आप इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करिए। चलिए बताइए क्या कह रहा है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन को ADM बोलते हैं शॉर्टकट में। कभी कभी ADM लिखा है, फुल फॉर्म पूछ लिया, कभी कभी फुल फॉर्म लिखा है, तो उसको आप कैसे समझेंगे। तो ये कह रहा है कि इन एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन स्टेप साइज इज चूजन इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल सैंपल्ड वैल्यू टू ओवरकम स्लॉप, ओवरलोड एरर एंड हंटिंग। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। कह रहा है कि एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों इसका यूज किया है। तो वो बता रहा है कि क्या लॉसेस पहले थी, एरर थी, उसे दूर करने के लिए। कह रहा है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन स्टेप साइज चूजन अकॉर्डेंस विथ मैसेज सिग्नल। पहली बात, जो स्टेप साइज का मैंने आपको फार्मूला भी बताया था ना, और स्टेप साइज को दिखाते कैसे हैं, डेल्टा से। ये किसके अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। किसमें, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में कह रहा है कि मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है स्टेप साइज को। ठीक है, और ये क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करते इसलिए हैं तो वैल्यू ओवरकम स्लॉप, एरर और हंटिंग को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ओवरकम स्लॉप और हंटिंग को बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं कि एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल हम लोग स्लॉप, ओवरलोड एरर को और हंटिंग को कम करने के लिए, ओवरकम लिखा है ना, तो बहुत ज़्यादा कम करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कम करने के लिए स्लॉप, ओवरलोड एरर एंड हंटिंग, इन दोनों को कम करने के लिए हम एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का ये इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ नया आता है तो वो एक तरह से हाइब्रिड मॉडल होता है। इस तरह से DPCM था, उसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन था, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है उसमें क्या एरर आ रही थी, तो ये नोट कर लीजिएगा। डेल्टा मॉड्यूलेशन में एरर आ रही थी किस चीज़ की, स्लॉप ओवरलोड की एरर। किसकी, स्लॉप ओवरलोड की एरर आ रही थी, और इसी को कम करने के लिए, स्लॉप ओवरलोड एरर को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर, नोट किया आपने कि एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन के इस्तेमाल क्यों करते हैं और किसके एरर को दूर करता है। ठीक है, और इसमें जो स्टेप साइज है किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, मैसेज सिग्नल की। इतना पॉइंट तो क्लियर नहीं होगा आपको। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ मैसेज इज वेरीड एट हाई रेट देन स्टेप साइज इज हाई, इफ मैसेज इज वेरीड स्लोली देन स्टेप साइज इज स्मॉल। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो स्टेप साइज है, जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज का डेल्टा, हाँ, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो अगर मैसेज सिग्नल क्या रहा, वेरी हो रहा है वेरी हाई रेट पे, तो स्टेप साइज क्या होगा, ये भी वेरी हाई रेट होगा, मतलब वेरी हाई होगा, स्टेप साइज हाई होगा। अगर वो लो हो रहा है मैसेज सिग्नल तो ये स्टेप साइज लो होगा। ये पॉइंट तो एक लॉजिकली समझने की बात है, उसने लिखा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन बने।
एक तो स्टेज साइज किसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं और दूसरा ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सा एरर दूर होता है और किसका एरर दूर होता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो एरर आता है वो स्लोप ओवरलोड एरर और हंटिंग एरर, उसको दोनों को दूर करता है। और जो है मैसेज के सिग्नल के अकॉर्डिंग स्टेज साइज चेंज होता है। पॉइंट क्लियर यहाँ पे एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन से इतना पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लग रहा है ना, तो कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं है, बट अगर आप ध्यान से अपना 0.0001% भी दिमाग अगर लगाते हैं आप ध्यान से और उसको नोट करते हैं कॉपी पे, तो हम कह रहे हैं कि अगर एक बार में नहीं समझता दोबारा क्लास देखेंगे तो 110% समझ में आ जाएगा। वो नोट्स सामने रख के पढ़िएगा, क्लास लेकर दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इसलिए डीपली भी नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, मैं बस ऊपर ऊपर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली उन क्वेश्चनों को सामने उभार रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि इससे क्वेश्चन अगर एक बार भी पेपर में आए तो दिमाग में क्लिक कर जाए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोशिश करिए, कंप्रोमाइज़ करिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लेक्सिंग, आपने एडाप्टिव पढ़ लिया, अब मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो दे आर मेनी टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग आउट ऑफ विच 2 आर एफडीएम एंड टीडीएम। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि ढेर सारे मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप होता है, बट उसमें से 2 मेन है, वो एफडीएम है एंड टीडीएम। एफडीएम के क्या फुल फॉर्म है, टीडीएम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है, एफडीएम और फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, दोनों बता दिया मैंने, दोनों का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। एफ से फ्रिक्वेंसी, डी से डोमेन और एम से मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, इतना नोट कर लिया दोस्तों। ये नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट नहीं करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे साथियों। देयर आर 2 टाइप, मेनी टाइप, बट इट इज देयर आर 2 आर 50M एंड TDM। ठीक है, फ्रिक्वेंसी FRQUES, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी डोमेन DOMAIN, डोमेन। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा टाइम डोमेन TDM, TDM यानी टाइम डोमेन, टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना नोट कर लिया आपने। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला लाइन क्या कह रहा है। अगला लाइन कह रहा है, इन एफडीएम वी डिवाइड होल बैंडविड्थ ऑफ चैनल इन स्मॉल सेगमेंट एंड अलॉट इट टू डिफरेंट यूजर्स सो दैट दे कैन एक्सेस चैनल एट द सेम टाइम बाय यूजिंग देयर अलॉटेड बैंडविड्थ। दोस्तों ओवरऑल समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि एफडीएम में हम लोग बैंडविड्थ को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में। ठीक है, फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग में बैंडविड्थ को डिवाइड किया जाता है। इस पॉइंट को नोट करिए, किसको डिवाइड करते हैं, बैंडविड्थ जो होता है उसको स्लॉट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्लॉट, स्मॉल सेगमेंट। ये पॉइंट नोट करिएगा। यहाँ से ये पूछा जाएगा कि एफडीएम में किस चीज़ को डिवाइड किया जाता है, किसकी स्लॉट बनाई जाती है, छोटे से स्मॉल सेगमेंट किसका होता है, तो बैंडविड्थ का स्मॉल सेगमेंट किया जाता है। नोट हो गया। और दोस्तों ये इसमें जो होता है, ये क्या कह रहा है, सेम टाइम होता है। जो चैनल के जो एक्सेस करते हैं वो क्या होता है, दे कैन एक्सेस चैनल एट द सेम टाइम। नोट करिए, पहली पॉइंट बैंडविड्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं स्लॉट के रूप में, स्लॉट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट सेम टाइम पर एक्सेस होता है, क्या, सेम टाइम पर चैनल क्या होता है, एक्सेस किया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट कर लिया। अब चलिए टीडीएम से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टीडीएम में क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात पढ़िए इसे, टीडीएम, इन टीडीएम होल टाइम स्लॉट डिवाइड अमंग द डिफरेंट यूजर। अब देखिए टीडीएम में जो पूरी टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग है वो डिफरेंट यूजर कई होते हैं, उन यूजरों के बीच में टाइमिंग को डिवाइड कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, डिवाइड होता है किसमें, डिफरेंट यूजरों में। क्या कहता है, डिफरेंट जो यूजर होते हैं उसी में डिवाइड होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला क्या कर रहा है, सो एट ए टाइम ओनली 1 यूजर एक्सेस। अब ये पॉइंट नहीं नोट करेंगे आप,
इसका दूसरा, इसका पहला आपने नोट कर लिया था कि टाइम स्लॉट डिवाइड होता है किसमें? डिफरेंट यूजर में, सेम यूजर में नहीं, डिफरेंट यूजर में। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें जो बोला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है कि एट ए टाइम ओनली वन यूजर, क्या कर रहा है? ओनली वन यूजर, नोट करिए, ओनली वन यूजर इज एक्सेस द चैनल। क्या बोला? ओनली वन यूजर इज एक्सेसिंग द चैनल। इस पॉइंट को तो आप लिख ही लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीडीएम में कितने लोग एक साथ चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ वन यूजर ही टीडीएम में एक्सेस कर सकता है चैनल को। ठीक है। और एफडीएम में सारे यूजर, यानी दे कैन एक्सेस लिखा है ना, यानी कि जितने डिफरेंट यूजर हैं वो सेम टाइम में अपनी अलॉटेड जो उनको जो बैंडविड्थ मिली है, जो डिवाइड होने के बाद सभी को बैंडविड्थ मिली है अलग अलग, जैसे ये मान लीजिए ये बैंडविड्थ है। ठीक है। अच्छे तरीके से एक बार फिगर में डेमो देख लीजिए। जैसे ये एक बैंडविड्थ का स्लॉट है, इसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। ये स्लॉट बन गए, छोटे छोटे स्लॉट। तो ये सबको अलग अलग स्लॉट दे दिया गया। ये सब यूजर हैं, ये सब क्या है? यूजर है। यहाँ पे डिफरेंट यूजर है, सबको अलग अलग स्लॉट दे दिया गया, सबको अलग अलग स्लॉट दे दिया गया। लेकिन ये सभी लोग अपने अपने बैंडविड्थ के स्लॉट में सेम टाइम पे काम करेंगे, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट जो टीडीएम होता है इसमें टाइम का स्लॉट होता है, किसका? टाइम का स्लॉट होता है, उस टाइम के स्लॉट को क्या डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो लेकिन इस टाइम के स्लॉट को ओनली वन यूजर एक टाइम में इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, देखिए इसमें एक पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इन टीडीएम एंड एफडीएम इज ऑलमोस्ट सेम फॉर सेम नंबर ऑफ यूजर। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जो बैंडविड्थ होती है वो टीडीएम हो या एफडीएम, इन सभी यूजरों को, जो कह रहा है सेम फॉर सेम नंबर ऑफ यूजर, यानी सभी यूजरों को सेम मतलब जरूरी होता है। सभी लोगों को सब जो बैंडविड्थ होती है वो सेम दिया जाता है। ठीक है। यानी कि सभी को बैंडविड्थ क्या होता है? सेम बैंडविड्थ, टीडीएम वाले यूजर को और एफडीएम वाले यूजर को सेम बैंडविड्थ रिक्वायर होता है। ठीक है। सेम बैंडविड्थ रिक्वायर इन टीडीएम एंड एफडीएम। ठीक है, सभी यूजरों को। क्लियर? पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो क्या बनेगा कि टीडीएम और एफडीएम मतलब उनको बैंडविड्थ क्या होती है, कैसी रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ की? डिफरेंट होती है, कम या ज़्यादा होती है, या सेम होती है? तो सेम बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपने कई पॉइंट क्लियर किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को एक बार फिर से रिव्यू मारते हैं, फिर से क्या करते हैं, रिव्यू मतलब फिर से देखते हैं। दोस्तों हम सिर्फ आज की क्लास को क्या करेंगे, जो रिवीजन करेंगे फिर से। क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपेंडिंग पढ़ा। कंपेंडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसमीटर साइड में सिग्नल को कंप्रेस करना और रिसीवर साइड पर सिग्नल को एक्सपेंड करना। ये दो प्रकार का होता है, म्यू लॉ कंपेंडिंग एंड ए लॉ कंपेंडिंग। कंपेंडिंग का इस्तेमाल नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को बचने के लिए किया जाता है। और कंपेंडिंग का वाइडली यूज कहाँ किया जाता है? टेलीफोन सिस्टम में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा था उनको हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो पढ़े हैं उन्हें फिर से एक बार रिमाइंड करें, दिमाग में जरूर याद हो जाएगा आपको क्लास के लास्ट तक। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? जो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इस्तेमाल किया जाता है वो बैंडविड्थ को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में प्रिंसिपल क्या है? मेन सिद्धांत क्या है? प्रेडिक्शन यानी बचाव। ठीक है साथियों, डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो है वो स्पेशल केस ऑफ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। डीपीसीएम का स्पेशल केस डेल्टा मॉड्यूलेशन है। पॉइंट क्लियर? और डेल्टा मॉड्यूलेशन को 1 बिट डीपीसीएम भी कहा जाता है, क्योंकि यह 1 बिट पर सैंपल ट्रांसमिट करता है। क्यों करता है? 1 बिट पर सैंपल कौन ट्रांसमिट करता है? डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है,
तो आगे कह रहा है डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है क्या, स्लॉप ओवरलोड, ठीक है। और वो दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो दूर करने के लिए एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करते हैं। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो स्टेप साइज होता है वो मैसेज के सिग्नल के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्लॉप ओवर लोड एरर एंड हंटिंग एरर दूर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा ये कहा है कि जो मैसेज वेरी करता है, मैसेज सिग्नल उसी हिसाब से स्टेप साइज भी वेरी करता है। ये पॉइंट क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सिंग में एफडीएम, टीडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। दोस्तों फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग में बैंडविड्थ को डिवाइड किया जाता है और सभी यूजरों को दिया जाता है, और सभी यूजर क्या करते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं, यानी एक साथ चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइम में सभी यूजर एक साथ चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। बट टीडीएम में क्या होता है, टीडीएम में टाइम स्लॉट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट यूजर के लिए, अलग अलग यूजरों के लिए डिवाइड किया जाता है। बट एक टाइम पे एक ही यूजर चैनल को एक्सेस कर सकता है। इतना पॉइंट क्लियर है। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है टीडीएम और एफडीएम के लिए सेम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स साथियों के पास स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा साथियों। वही आप सेंड करते तो वही हमारे लिए सपोर्ट होता है दोस्तों, और भी हम अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको क्लास लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस क्लास को डेली देखा करिए और डेली पढ़ा करिए। डेली यहाँ पे टॉपिक वाइज सभी क्लासेस कराई जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।